नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। भारत के पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, जिसमें सेवन सिस्टर्स जो स्टेट आते हैं, उनमें से एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला जियोथर्मल यानी भूतापीय ऊर्जा का एक कुआं खोजा गया है। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, भूतापीय ऊर्जा की कितनी संभावनाएं भारत में हैं, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है और क्या क्या संभावनाएं आगे बन सकती हैं, इन सभी पर इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। देखिए, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के जो रिसोर्सेज हैं, यानी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, उनमें से आज हम जो बात करते हैं, आज पूरी दुनिया में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो है उनको अपनाने की बात चल रही है, ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके, क्योंकि पॉल्यूशन के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। तो भारत भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है और इसी क्रम में जियोथर्मल एनर्जी की भी जगह जगह भारत में खोज की जा रही है। उन्हीं में से एक सफलता मिली है, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश के जो क्षेत्र है दिरांग, दिरांग क्षेत्र में, जो कि कामेंग जिले में आता है, पश्चिम कामेंग जिले का एक पार्ट है, वहां पर यह सफलता प्राप्त हुई है। तो पूरी खबर क्या है और किस तरीके से इस एनर्जी को प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में आपको आज के इस सेशन में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी तक शेयर करने की कृपया यानी कोशिश करें। और दूसरी बात, आपने चैनल को, अगर मान लीजिए चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो जो आइकॉन है वो जरूर दबाएं, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए, खबर क्या है, खबर है कि दिरांग में उत्तर पूर्व भारत का पहला भूतापीय कुआं प्राप्त हुआ है। ये कहां की खबर है, ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, अरुणाचल प्रदेश। और अभी ये कई अखबारों में सुर्खियों में थी। नॉर्थ ईस्ट रीजन्स फर्स्ट जियोथर्मल, यानी ये पूर्वोत्तर भारत का पहला क्या है, ये ऐसा कुआं है जो अभी क्या हुआ है, जिसकी रिसर्च हुई है, जिसके बारे में पता लगा है, इसको ड्रिल किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है, दिरांग क्षेत्र में है। तो सभी अखबारों में, बहुत सारे न्यूज़पेपर में इसके बारे में छापा गया। चलिए खबर अब देखिए, इसको विस्तार से समझिए। अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है जिसको कहते हैं पश्चिम कामेंग। पश्चिम कामेंग जो जिला है उसका एक क्षेत्र है दिरांग, और इस दिरांग में भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं, एक्चुअल में ये भारत का पहला नहीं कह सकते इसको, आप कह सकते पूर्वोत्तर भारत का, यहाँ पर पूरा शब्द ये है पूर्वोत्तर भारत का पहला, पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं जो है वो खोजा गया है। ठीक है, ये नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनके क्षेत्र में ये क्या है, एक बड़ा कदम है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। चलिए, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या फायदे होने वाले हैं, मैं पूरी पहले टेक्नोलॉजी आपको बाद में समझाऊंगा, पहले खबर को समझ लीजिए। ये पूर्वोत्तर भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना है। ठीक है, दिरांग में मिली है। यहाँ पर कितनी क्षमताएं हैं, 10,600 मेगावाट भूतापीय क्षमता इसमें योगदान करने की इसमें क्या है, क्षमता है। तो ये अपने आप में देखिए काफी बड़ा डेटा है। 10,600 मेगावाट की परियोजना यहाँ पर क्या हो सकती है, यानी टोटल इसकी कैपेसिटी है। हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय के इस क्षेत्र में क्वार्जाइट और शिस्ट चट्टानों के बीच में ये पाया जाता है, यानी पाया गया है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि जमीन की सतह के नीचे, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत गर्म तापमान है। जलाशय जो है पृथ्वी की सतह के नीचे, वो 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर टेम्परेचर क्रिएट होता है, और ये जियोथर्मल एनर्जी के लिए बहुत अच्छी उपयुक्त स्थिति मानी जाती है। अब इसको समझिए आप, मैं आपको इसको पूरा डिटेल में समझाता हूँ किस तरीके से भाई ये जियोथर्मल एनर्जी प्राप्त की जा सकती है, और डीजल, जलाऊ लकड़ी, या फिर मैं कहूँ फॉसिल्स फ्यूल जो हैं, जो कि कार्बन उत्सर्जन के सबसे बड़े कारण हैं, उनसे किस तरीके से उनको कम करने पर, यानी उन पर निर्भरता को कम करने में कैसे हमें यहाँ पर सफलता प्राप्त हो सकती है, समझिए। देखिए, सबसे पहले तो इस क्षेत्र के बारे में देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र तो है, तवांग जिला है, ये रहा तवांग, और इसके नीचे ये वाला जो रीजन है, ये वाला भूटान से लगा हुआ है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्ट कामेंग है, वेस्ट कामेंग, ये ईस्ट कामेंग। यहाँ पर वेस्ट कामेंग में जो क्षेत्र है दिरांग, वहां पर ये पाया गया है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप समझिए,
इसको समझना। देखिए एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं पूरी दुनिया में जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। एक तो होते हैं रिन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। इन्हें कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और इसको क्या कहते हैं, अनवीकरणीय। अभी तक पूरी दुनिया जो है लंबे समय से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर डिपेंड है, जैसे कि ऑयल है, ठीक है, कोल है, कोयला, न्यूक्लियर एनर्जी है और नेचुरल गैसेज हैं, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है, ये सारे जितने भी हैं ये सब फॉसिल्स फ्यूल कहलाते हैं। फॉसिल फ्यूल का मतलब है ये जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन जो है वो एक लंबी प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की चट्टानों के नीचे, जब हम ऑर्गेनिक जो जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, लंबे समय की प्रक्रिया में क्या होता है, जब पृथ्वी की सतह, पृथ्वी पर उथल पुथल होती है तो ये पेड़ पौधे, जीव जंतु सब चट्टानों के नीचे दब जाते हैं और चट्टानों के नीचे दबने के कारण उच्च ताप और दाब की स्थिति बनती है और लंबे समय पर फिर एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में, कार्बन के सोर्स के रूप में ये क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। समझिए बात, यानी फॉसिल्स फ्यूल का मतलब है जो जीवाश्मों से बनते हैं। जीवाश्म किसके हैं, ये एनिमल्स के भी हो सकते हैं, जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के हो सकते हैं, सभी के अंदर, हम सभी के अंदर क्या है, कार्बन है। इसलिए हमको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं हम सभी को, यानी कार्बनिक जीव है हम सभी, क्योंकि हम सब के अंदर कार्बन पाया जाता है। और जब ये सब पृथ्वी की चट्टानों के नीचे लंबे समय तक दबे रहते हैं तो उन्हीं से कार्बन क्या होता है, धीरे धीरे जमा होता है। वो कोयले का रूप हो सकता है, नेचुरल गैस के रूप में हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो है सब और जितने भी हैं सब फॉसिल्स फ्यूल हैं, ठीक है। इन सब में जब कार्बन है तो पक्की बात है कि इनका जब दहन होगा, इनका जब उपयोग होगा तो इनसे जो गैसेस निकलेंगी वो सब जो है कार्बन पर आधारित होंगी। जैसे मान लो CO2 हो सकती है, मीथेन हो सकती है, ठीक है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, जितनी भी ये गैसेज हैं सब आपके जैसे जो कृत्रिम रूप से गैस बनाई गई CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जीवाश्म में तो नहीं आती लेकिन ये भी कार्बन पर आधारित, ठीक है। तो ये चलिए इसको हटा ही देते हैं। ये सब जितने भी हैं ये सब जो हैं ये कार्बन के सोर्स हैं, कार्बन एमिशन करते हैं। कार्बन एमिशन होने से क्या होता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्यों होती है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने आप में एक नेचुरल प्रक्रिया है लेकिन इसमें वृद्धि कर दी गई है हमारे द्वारा कार्बन उत्सर्जन के द्वारा। ये एक लंबा टॉपिक है, यहाँ पर मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। इफेक्ट देख लीजिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज होता है और उसके दुष्परिणाम हम सभी क्या है, भुगत रहे हैं, ठीक है। तो प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब समस्याएं जो हैं इन्हीं के कारण उत्पन्न हुई हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जितने भी हैं ये मान के चलिए कि ये सीमित मात्रा में है, लंबे समय से इनका पूरी दुनिया में उपयोग किया जा रहा है, तो एक ना एक दिन ये समाप्त भी हो जाएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं प्रदूषण को कम करने के लिए और फिर एनर्जी का एक ऑल्टरनेटिव सोर्स भी आपको क्या करना पड़ेगा, खोजना होगा। और वो फिर किसके रूप में आता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में जैसे कि विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर, जल विद्युत ऊर्जा, फिर बायोमास यानी जो कचरा है उसको आप क्या करें, गैस के रूप में कन्वर्ट करें, ईंधन के रूप में। और फिर इसमें एक आता है जियोथर्मल। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो किसके रूप में बात कर रहे हैं, जियोथर्मल, ठीक है। ये सब एनर्जी रिसोर्सेज जो है रिन्यूएबल है, नवीकरणीय है, मतलब इनको बार बार प्राप्त किया जा सकता है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में इस पर काम चल रहा है। चलिए अब आपको यहां पर बताते हैं कि ये जो भूतापीय ऊर्जा है ये कैसे बनती है, इसका कारण क्या है। कारण क्या है, तो यहां पर देखो दोस्तों, पृथ्वी की आप सतह को देखना एक बार, पृथ्वी की सतह को देखो। पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक सतह है उसको कहते हैं कोर। कोर के दो भाग होते हैं, इनर कोर और आउट कोर, ठीक है। उसके बाद आती है मेंटल। मेंटल के भी दो भाग हैं, लोअर मेंटल और अपर मेंटल। ये लोअर मेंटल, ये अपर मेंटल। सबसे ऊपरी भाग है क्रस्ट, ठीक है। फिर आ जाता है एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट। चलिए अब यहां होता क्या है वो समझना। पृथ्वी की सतह के नीचे जैसे जैसे आप जाओगे, पृथ्वी की सतह के नीचे जैसे जैसे आप जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में वृद्धि होती है। यानी भूगर्भ में आप जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या होती है, वृद्धि होती है। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला भाग, ये तो क्या एक लावा के रूप में है। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है,
बहुत ज्यादा, यानी लावा के कारण बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी की सतह के नीचे आप ये भी जानते हैं बीच बीच में जल की क्या है, परतें हैं, यानी पानी भी भरा हुआ है चट्टानों के बीच में। तो कहीं ना कहीं इस हीट के कारण ये जल क्या होगा, गर्म होगा। दूसरा क्या है, पृथ्वी की सतह के नीचे रेडियो एक्टिव मटेरियल पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होते हैं भाई, जैसे कि यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं पृथ्वी की सतह के नीचे, इनका क्या होता है, समय समय पर डिके होता रहता है, यानी इनमें क्या होती है, ह्रास होता है, क्षय होता है इनका, यानी इनमें इनकी मात्रा जो इनका मास जो है वो घटता जाता है। और ऐसा होता है क्योंकि इनके नाभिक जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इसकी मास में कमी होती है। मास में कमी होती है, अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि जो मास में कमी होगी वो किस में बदल जाएगी, एनर्जी में। तो E इक्वल टू mc² के अकॉर्डिंग वो किस में बदलती है, एनर्जी में, ठीक है। वही जो एनर्जी है, उस एनर्जी के कारण ये पानी जो है ये गर्म होता है और इसकी भाप बनती है। भाप बनेगी तो वो भाप, जब इसमें प्रेशर क्रिएट होगा, भाप बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है तो प्रेशर क्रिएट होता है और वो प्रेशर इस पृथ्वी की सतह पर कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, भाप के रूप में आएगी, भाप बाहर आएगी, बाहर आएगी। तो वही सोर्स आपका किसके लिए तैयार होता है, जियोथर्मल एनर्जी के लिए। भूतापीय ऊर्जा जो है, यानी पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की सतह के नीचे जहां कहीं भी ये टेम्परेचर क्रिएट हो रहे हैं और उसके कारण ये भाप बनकर ऊपर आ रही है, इस भाप का उपयोग अगर हम विद्युत ऊर्जा के निर्माण में कर लें तो यही क्या कहलाएगी, भूतापीय विद्युत ऊर्जा। क्या कहलाएगी, भूतापीय विद्युत ऊर्जा। अब इसका एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि भाई नॉर्मली ये जो भाप है इसी से क्या होगी डायरेक्ट, इसका एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली ऊष्मा है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वहां से निकलने वाली ऊष्मा है जो रेडियोधर्मी क्षय द्वारा उत्पन्न होती है। यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है उनमें डिके होता है, उनका ह्रास होता रहता है, वो टूटते रहते हैं और टूटते रहते हैं तो उनके मास में कमी आएगी, मास में कमी आएगी तो मैंने अभी बताया वो किस में बदलेगी, एनर्जी में। ये अल्बर्ट आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा सापेक्षिकता का सिद्धांत है, ठीक है। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, जो बेस लोड विद्युत प्रदान करती है, बुनियादी विद्युत प्रदान करती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ऐसा नहीं है कि भाई ये आज प्राप्त हुई है कल नहीं होगी, ये 24/7 ऑल टाइम आपको क्या होती रहेगी, प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि पानी जो है वो लगातार गर्म होता रहेगा, उससे भाप आती रहेगी और उसका उपयोग आप किसके लिए करेंगे, विद्युत ऊर्जा के लिए। आई बात समझ में। चलिए, जैसे कि एक यहाँ पर एक आपको भूतापीय ऊर्जा का एक प्लांट आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से बनाए जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूं कि देखिए वास्तव में इसकी प्रक्रिया क्या होती है। यहाँ पर देखिए आपने एक पृथ्वी की सतह पर ड्रिलिंग की गई है, एक कुआं खोदा गया है और उसमें इस तरीके से संरचना बनाकर यहाँ से भाप को प्राप्त करके टरबाइन को घुमाकर विद्युत ऊर्जा बनाई जा रही है, ठीक है। इसको आप डिटेल में कैसे समझेंगे, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आइए, कैसे क्या एक एक चीज को आप क्लियर हो जाएगी। देखिए, मान लीजिए पृथ्वी की सतह के नीचे ये कोई चट्टान है और इस चट्टान में यहाँ पर क्या है, reservoirs of the hot water can be found deep within the earth surface when accessed by a well this water rises under its own pressure। मतलब होता क्या है कि जब जैसे मान लो यहाँ पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है और फिर क्या होता है, वो पानी गर्म होने लगता है, गर्म होने लगता है तो उससे क्या बनेगी, भाप बनेगी, प्रेशर क्रिएट होगा, वो प्रेशर क्रिएट होता है तो वो भाप इस तरीके से ऊपर की ओर आ रही है, ठीक है, यहां पर आ गई। चलिए, इस भाप को यहां पर आपने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इस स्ट्रक्चर में विशेष प्रकार के ऑर्गेनिक मटेरियल भरे जाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। उन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को गर्म किया जाता है, उनकी जो स्टीम बनती है वो स्टीम बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ध्यान रखना कि यहाँ प्रेशर ज्यादा है और टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन यहां तक जाते जाते इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, यहाँ प्रेशर कम होगा। लेकिन इस भाप से हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं इनको गर्म करते हैं, उनसे स्टीम बनती है, इस स्टीम से टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन एक ऐसा उपकरण है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए काम आता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए काम आता है। टरबाइन जुड़ा रहता है जनरेटर से, जनरेटर का आप देखा होगा, जनरेटर का बहुत ज्यादा यूज दैनिक जीवन में किया जाता है, ठीक है।
तो यानी यहां से आप यहां गए और यहां से फिर आपने टरबाइन और जनरेटर को क्या किया, यूज किया। जनरेटर से फिर आपको अल्टीमेटली क्या मिल गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई आपने क्या की, कर दी जहां भी करनी है। चलिए अब होगा ये कि यहां पर जो वाटर स्ट्रीम है जो यहां इसमें काम आई टरबाइन को घुमाने में, वो वाटर ठंडा भी होगा, जाएगा कहां भाई, भाप जो है उसने घुमा दिया, लेकिन वो ठंडी होकर क्या हुई, यहां पर क्या होगी, स्टोर होगी। उसको हम वापस से इस तरीके व्यवस्था करते हैं कि वापस से उसे पृथ्वी को ड्रिल करके पृथ्वी के अंदर भेज दिया जाए। पृथ्वी के अंदर भेज दिया जाएगा, ये एक ही जगह पर सेटअप लगाया जाएगा, तो यही पानी फिर वापस से गर्म होकर आएगा और फिर इससे हम क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा पूरा सिस्टम। 4 स्टेप में ये काम हो रहा है। यानी यहां पर जो पानी है, गर्म पानी जो पृथ्वी की सतह के नीचे था, वो हाई प्रेशर पर था, उसी को ऊपर लाए हम और उससे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को गर्म किया, उसकी भाप से टरबाइन को घुमाया, टरबाइन को घुमाकर जनरेटर, जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी और पानी ठंडा हो गया उसको वापस भी क्या कर दिया, हमने भेज दिया। ठीक है, अब यहां समझना इस चीज को, यह एक क्लोज लूप बाइनरी ऑर्गेनिक रैंकिन साइकिल है, सिस्टम का उपयोग करता है, जो भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करके एक सेकेंडरी लूप में एक ऑर्गेनिक तरल को वाष्पीकृत करता है। ऑर्गेनिक तरल कौन से होते हैं, जैसे कि पेंटेन है, आइसोब्यूटेन है, और इस वाष्प से टरबाइन चलती है जिससे विद्युत ऊर्जा बनती है। तो मैं आपको अभी जो समझा रहा था, यहां पर ये जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल यहां पे भरे होते हैं यहां पर, और उनसे वाष्प से फिर हम क्या करते हैं, उसको आगे टरबाइन को घुमाते हैं। तो ये इसकी प्रक्रिया है। चलिए, क्या अब हम बात करें कि क्या अरुणाचल प्रदेश में ही ये क्षमता है, अरुणाचल प्रदेश में ही ऐसा है? नहीं, अरुणाचल प्रदेश में तो पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा स्रोत यहां पर हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन भारत में इससे पहले एक बहुत जगह पर चीजें शुरू हो चुकी हैं, यानी ये ऑलरेडी पहले से काम चल रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा 381 तापीय असामान्य स्थलों की पहचान की गई है। मतलब ऐसे 381 ऐसी जो जगह हैं उनकी क्या की गई, पहचान की गई, और इन सब में 10,600 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है, जो 10 मिलियन घरों को विद्युत प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। सोचिए 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ जो घर हैं उनमें विद्युत ऊर्जा दी जा सकती है, किससे, इस भूतापीय ऊर्जा से। तो ये अपने आप में एनर्जी का क्या है, एक बड़ा सोर्स है। ठीक है, यहां पर ये आपको सेंटर दिख रहे होंगे, ये सारे सेंटर जो हैं इन सभी पर कहीं तो खोज लिए गए हैं, कहीं खोजे जाने की संभावना है भूतापीय ऊर्जा के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा जो सोर्स है, उन पर भारत बिल्कुल जोर शोर से लगा हुआ है, और ये इसलिए भी है क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन का जो अभी दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि के कारण, और ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है कार्बन उत्सर्जन। तो पेरिस शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2015 में, वहां पर यह डिसाइड किया गया था कि अब आपको भाई क्या करना पड़ेगा, कार्बन एमिशन को 0 पर लाना पड़ेगा। अगर इस पृथ्वी को बचाना है, पृथ्वी को बहुत ज्यादा गर्म होने से बचाना है, पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीवाश्म ईंधनों पर आधारित जितने भी फ्यूल्स हैं उन सबको क्या करना है, सीमित करते करते 0 पर लाना है। और किस पर आना है, रिन्यूएबल एनर्जी पर। इसका सबसे बड़ा आधार बनेगा सोलर पावर। सोलर एनर्जी जो है उसमें संभावनाएं सबसे ज्यादा दिख रही हैं। भारत में भी देखिए 90.67 गीगावाट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी भारत में किससे मिल रही है, सोलर एनर्जी से, लगभग 45% के आसपास। उसके बाद आप देख सकते हैं हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर का मतलब है कि आपने जो बांध बनाकर पानी के बहाव से टरबाइन को घुमाते हैं और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। आपने क्या किया, बांध बना दिए, जैसे कि अभी पाकिस्तान से बात चल रही है पानी रोककर, तो वहां पे बांध बनाने पड़ेंगे, और उस बांध में जो जल का फ्लो है, उस जल के फ्लो से टरबाइन को घुमाकर विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। तो इसको कहते हैं जल विद्युत ऊर्जा। क्या कहते हैं, जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, इसका जो वेटेज है वो कितना है, लगभग 25% के आसपास, 23.3%। 46.92 गीगावाट हाइड्रो एनर्जी
यहाँ से प्राप्त होती है। विंड पावर जो है वो 47 गीगावाट के आसपास है, 23%, 23.5% इससे रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट बनता है। स्मॉल हाइड्रो पावर यानी जो जल विद्युत ऊर्जा के छोटे सोर्स हैं उनसे कितनी बनती है, लगभग 5.07 गीगावाट, ठीक है। और बायो पावर जैविक जो सोर्स हैं उनसे 11.32 गीगावाट, 5.6%। चलिए, इसी में जियोथर्मल को यहाँ पर काउंट क्यों नहीं किया गया? जियोथर्मल क्योंकि इससे बहुत कम एनर्जी आजकल अभी तक बन रही है, लेकिन अब संभावनाएं क्या की जा रही हैं, ढूंढी जा रही हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो जियोथर्मल एनर्जी अकेले भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इसमें प्रयास किए जा रहे हैं और हम इसमें अभी काफी पीछे हैं। काफी पीछे, कितना पीछे भाई? पूरी दुनिया में हमारा नंबर आता है 15वां, 15th रैंक पर आता है इंडिया। 1.6%, पूरी दुनिया में जितनी जियोथर्मल एनर्जी बनती है उसमें से 1.6% पार्ट हमारा है, मात्र 1.6%। सबसे ज्यादा पार्ट किसका है? चाइना, लगभग 20% के आसपास है। फिर यूनाइटेड स्टेट 12.6, आइसलैंड, ये सभी, समझिए बात। तो चाइना इस क्षेत्र में जब बहुत आगे है, चाइना बहुत सारी चीजों में हमसे आगे है, तो चाइना को अगर आपको पकड़ना है तो सारी चीजों पर आपको विस्तार से काम करना पड़ेगा और सरकार को इन सभी परियोजनाओं के लिए समय समय पर फंड और ये परियोजनाएं लानी पड़ेंगी। फंड भी देना होगा, समय समय पर इसके लिए योगदान देने होंगे और हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको गंभीरता के साथ इस पर कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, कहां कहां पर ये परियोजनाएं अभी तक भारत में सफलतापूर्वक लगाई गई हैं? एक देखिए, मनुगुरु ये तेलंगाना में है, मनुगुरु तेलंगाना में 20 किलोवाट का एक पायलट प्लांट यहां पर लगाया गया है। एक है पुगा घाटी, ठीक है, लद्दाख में, ये ओएनजीसी की 1 मेगावाट की परियोजना यहां पर क्या है, शुरू की गई है। ये जियोथर्मल एनर्जी के प्लांट बता रहा हूं मैं आपको। चलिए, भारत ने भूतापीय ऊर्जा सहयोग के लिए आइसलैंड से 2007 में, सऊदी अरब से 2019 में, अमेरिका से 2023 में क्या किया है, एक एग्रीमेंट किए हैं, यानी इनसे हम क्या कर रहे हैं, सहायता ले रहे हैं, ठीक है, ताकि भारत में इसको जियोथर्मल एनर्जी को जल्दी से बढ़ावा मिल सके। तो ये थी भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, कैसे विकसित की जाती है, भारत में क्या संभावनाएं हैं, इन सभी पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले सेशन में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।